ओके, ठीक है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए वीडियो भी। सो ये आपका एजिंग एजिंग को लेकर के मैंने बता दिया है। और इसमें जो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, शायद उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। हेल्थ का जो स्पेक्ट्रम, प्लीज म्यूट करिए वीडियो सभी लोग। ये जो आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, जिसमें काइंड ऑफ ऐसे ग्राफ बनता है और सबसे टॉप पर होता है पॉजिटिव हेल्थ। ये एमसीक्यू उसमें पीवाईक्यू में था, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक, ये जो लाइन है, इसके ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर आएगा आपका कि कोई सिकनेस नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, फ्री फ्रॉम सिकनेस। ये आपका पॉइंट हो गया, ये हो गया बेटर हेल्थ। और ये आपका पॉजिटिव हेल्थ हो गया, बहुत सबसे सबसे अच्छी। नीचे वाले में अगर हम बात करें, नीचे साइड में जाएंगे तो ये नीचे रहेगा आपका अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सिकनेस है लेकिन पता नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद आपका माइल्ड सिकनेस आएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीवियर कंडीशन, और लास्ट में क्या होती है, डेथ। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हेल्थ का, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा क्या होगा इसमें, लोएस्ट पॉइंट आपका, हेल्थ होगा ना सर, हाईएस्ट पॉइंट हेल्थ। लोएस्ट पॉइंट आपका डेथ होगा, हाईएस्ट पॉइंट आपका हेल्थ होगा। ये पॉजिटिव है। ठीक है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्लीज म्यूट करिए। अब यहाँ पर जो है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, तीनों में मैं क्या डिफरेंस है, मैन मेजर, कोई एक बताइए। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये उससे उस चैप्टर से है। स्पेशली ये जो इम्पोर्टेंट है पार्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो WHO की डेफिनेशन है, उसमें डिसेबिलिटी को लेकर के तीन अलग कैटेगरी, डिस्टिंक्ट जो है कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, कंसेप्ट दिए गए हैं। दैट इज द इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट को जनरली हम बोल देते हैं किसी चीज़ की कमी, डेफिसिट, उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। दूसरा डिसेबिलिटी, एंड तीसरा नंबर है दैट इज हैंडीकैप्ट। तो इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, या फिर समथिंग विच इज लॉस्ट या डेफिसिट, किसी चीज़ की कमी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर लेग जो है, पैर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप पैर से आप मूव नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, दैट मीन्स वो डेफिशिएट है, वो कमी है, वो आपका इम्पेयरमेंट के अंदर आएगा। दैट कैन बी एनीथिंग, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे आप उस पर्टिकुलर, आपका जैसे हाथ है या पैर है, तो मूव नहीं करेगा, उसको आप अनेबल, उसको सही तरीके से मूव नहीं करा पाएंगे, तो दैट मीन्स उसकी कमी हो गई, डेफिसिट हो गया, वो इम्पेयरमेंट के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दैट नाउ यू आर अनेबल टू परफॉर्म द टास्क और एक्टिविटी जो कि उससे आप कर रहे थे। जैसे पैर से आप चलते हैं, वॉक करते हैं, आप वॉक नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं सकते। ओके, वो आपकी डिसेबिलिटी के अंदर है, काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो हो जाता है, और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, एनी टास्क। जैसे कि आम लोग जो कर सकते हैं, बाकी जो लोग जो दौड़ पाएंगे, रन कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे। ओके। लेकिन जिसको पैर में प्रॉब्लम है, वो वॉक नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या है, वो डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। दिस द काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, दैट इज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब हुआ कि जब कोई पर्सन चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो अब वो जो है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, सोशल एक्सक्लूजन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब वो सबके साथ घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, या बस वगैरह है उसमें चढ़ने में डिफिकल्टी होगी। बाकी की जो मतलब वो बाकी जो आर्किटेक्चर होते हैं, चेरी प्रॉब्लम्स होती है, बैरियर्स आएंगे आपको चलने फिरने में। ठीक है। बिल्डिंग में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में डिफिकल्टी होगी, तो ये क्या होगा, सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी की बाकी लोग वो चीज़ कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज हैंडीकैप। हैंडीकैप एक सोशल एक्सक्लूजन दर्शाता है, काइंड ऑफ डिसएडवांटेज होता है किसी इंडिविजुअल के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर हिस्सा वो आपका फंक्शन नहीं करेगा, तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आएगा, और कोई भी गतिविधि एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ कि उसकी लेग प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, किसी भी अंग में, इस वजह से। तो वो कहेगा हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब हुआ कि सोशल एक्सक्लूजन, और दिस इज द काइंड ऑफ डिसएडवांटेज टू द पर्सन। क्लियर है।
बताइए। सर क्लियर है, बट सर ये डाउट है कि जो हमारा एक्ट है 2016 का डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उसमें जो डिफिनेशन दी गई है वो डिफिनेशन इन तीनों में किस पे लागू होगी? फोर्थ में, तीसरे में लागू होगी, किस पे लागू होगी? नहीं तो वो डिसेबिलिटी तो उसमें अलग कैटेगरी है ना, डिफरेंट टाइप कैटेगरी है। अगर उसमें देखोगे तो नंबर ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, तो वो अलग अलग। ये तो देखो, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन WHO की है। वहाँ पर उन्होंने तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरी बताई है। उन्होंने बताया कि ये तीन कंसेप्ट है या तीन अलग अलग डिस्टिंक्शन जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमको डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है तो ये तीन कैटेगरी बन सकती है उसमें। समझ में आ रहा है? तो ये तीन अलग अलग कंसेप्ट है, एक यस सर। अम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है। यस सर। आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में लिखा होता है कि कौन, कोई जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर हैंडीकैप्ड है तो कितने परसेंटेज उसमें जो है डिसेबिलिटी है, उस चीज़ के आधार पर प्रोविजंस होते हैं अलग अलग। तो वो एक्ट में अलग अलग आपको दिख जाएगा, और उसमें अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी है, उसके अलग अलग प्रोविजन होगी कि किस हद तक जो है उसको माना जाएगा डिसेबल्ड। उसका परसेंटेज भी दिया रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो डिसेबिलिटी बहुत सारी वो होती तो है। सर जो 40% दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू एक्ट 40% अगर कोई डिसेबल है और गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है, तब तभी उसे हैंडीकैप माना जाएगा। बिल्कुल, तभी उसको डिसेबल माना जाएगा, कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मान लीजिए लो विजन है, कम दिखना, कम सुनाई देना, हियर इम्पेयरमेंट है, ये भी आपका डिसेबिलिटी है। मेंटल रिटार्डेशन, ये भी डिसेबिलिटी है। तो वो अलग अलग टाइप है उसके। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। ओके सर। दीज आर द एक्ट, यहाँ पर कुछ एक्ट लिखे हैं कोई पर। सुजाता गुप्ता प्लीज वीडियो बंद कर लीजिए। थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये पर द कमेटी ऑफ लेबर वेलफेयर, यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, इसका मतलब क्या है? लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि लेबर के लिए जो सर्विसेज दी जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एम्यूनिटी दी जाती है, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए सैनिटरी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। इसके अलावा आने जाने के लिए जो अकोमोडेशन होता है, मतलब बस वगैरह, वो सभी अरेंज करना। ये सभी के सभी फैसिलिटी अरेंजमेंट जो होते हैं, ट्रैवल अरेंजमेंट रहने के लिए, वो आपके सर्विस के अंदर आते हैं। तो लेबर के लिए जो बेसिकली ये जो है थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, इससे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एजेंसी है या जो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो कौन सी थ्योरी का यूज करते हैं फॉर द लेबर वेलफेयर। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती हैं कि जो अलग अलग थ्योरी को यूज करते हैं। मतलब थ्योरी, इस थ्योरी से हम समझ सकते हैं कि कौन सी संस्था किस प्रकार की थ्योरी का यूज करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है रिलीजियस थ्योरी। तो कुछ ऐसे लोग जो कोई मान लीजिए इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं बड़ी सी, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके भले के लिए जो सोशल सर्विस देते हैं, इस उम्मीद के साथ देते हैं। उनको लगता है कि हम उनको एक काइंड ऑफ डर भी होता है, एक काइंड ऑफ रिलीजियस फियर होता है, या फिर रिलीजियस ज़्यादा होते हैं तो वो करते हैं कि चलो हम अगर इनके लिए कुछ भला करेंगे तो शायद हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा, कंपनी में हमारा प्रॉफिट होगा, अपनी फैमिली के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए। तो उस उद्देश्य के साथ करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये दर्शाती है कि लेबर वेलफेयर जो किया जाता है, उसके पीछे रीजन या बोल सकते हैं लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। जो मैनेजर है या जो जिनकी कंपनी होती है, उनका बिलीफ, उनका एटीट्यूड किस प्रकार का होता है, वो दर्शाता है लेबर वेलफेयर थ्योरी। तो जो मैंने पहले बताया यहाँ पर रिलीजियस थ्योरी को मैंने बता दिया कि लोगों का जो है नजरिया होता है कि हम अगर कुछ अच्छी एक्टिविटी करेंगे सोसाइटी के लिए, स्पेशली वर्कर के लिए, तो हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा किसी भी रूप में। या उनके द्वारा कुछ गलत किया गया तो शायद ऊपर वाला जो देख रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। काइंड ऑफ इस प्रकार की सोच जो होती है। फिलांथ्रोपिक थ्योरी का मतलब होता है कि वर्किंग फॉर द मैनकाइंड, उनको लगता है कि लोगों की सफरिंग है, और तो हमको सफरिंग को दूर करना चाहिए। तो उनके लिए, उनके भले के लिए काम करना, उनकी सफरिंग्स को उससे निकालना, वो आपका कहलाता है फिलांथ्रोपिक थ्योरी। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप थ्योरी। व्हाट इज ट्रस्टीशिप थ्योरी? सर ये गांधी जी के प्रिंसिपल जो ट्रस्टीशिप का है उसी से रिलेटेड है। जैसे देखो सिंपल है, इसका मतलब होगा कि ट्रस्टीशिप थ्योरी माना जाता है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, अब वो पैसा जो कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, वो सोसाइटी से कमाते हैं, या वर्कर ही काम करते हैं, इससे वो कमा पाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, इंडस्ट्री की, कि उनके भले के लिए काम करे, सोसाइटी के भले के लिए काम करे, या वर्कर के लिए। तो जहाँ से पैसा कमाया है उनके लिए काम करे। दे अर्न फ्रॉम द सोसाइटी, सो दे हैव टू स्पेंड सम मनी फ्रॉम टू द सोसाइटी फ्रॉम देयर अर्निंग। दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो गांधी जी ने यही बोला था कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टेट होते हैं, प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, तो अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा
सोसाइटी के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए जो वर्कर है या उनके लिए ओवरऑल सोसाइटी के लिए भले के लिए काम करे। ठीक है। और फिलान्थ्रोपिक वर्क का मतलब मैंने बता ही दिया कि एक वर्किंग फॉर द ह्यूमन। सिंपल है कि अगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं लोग, तो ये एक अर्ज होती है इंसानों में जो फिलान्थ्रोपिक होते हैं कि किस प्रकार से लोगों की जो है सफरिंग को हम रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कैसे वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं। वो आपका ट्रस्ट फिलान्थ्रोपिक वर्क में आएगा। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पीआर के लिए काम करना। बहुत सारी जो है कंपनियां ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनकी कंपनी का जो है इमेज अच्छा हो, स्पेशली गुडविल गेस्चर क्रिएट हो लेबर के बीच में और लेबर मैनेजमेंट के बीच में, या पर मैनेजमेंट और पब्लिक के बीच में, जहाँ पर उनको अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में उतारना है, तो एक जो लेबर वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि ऐड वगैरह करना, ताकि एक अच्छी इमेज क्रिएट हो, गुड इमेज क्रिएट हो उनकी कंपनी की बाहर और मैनेजमेंट के अंदर भी, वर्कर के अंदर, वर्कर के साथ साथ। तो हेल्दी पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए फोकस किया जाता है पब्लिक रिलेशन थ्योरी के माध्यम से। ठीक है। फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या है? कंपनी के अंदर बेसिकली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस थ्योरी का यूज किया जाता है। तो जो भी उनकी बेसिक कम्युनिटीज हैं, सर्विसेज हैं, वर्कर को देना, उनकी फैसिलिटी इंश्योर करना, हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ताकि वो सभी चीज़ें उनको मिलती रहेगी तो उनका ध्यान काम पे रहेगा, काम बेहतर तरीके से करेंगे और एफिशिएंसी रहेगी, ज़्यादा काम करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंपनी का बेनिफिट होगा, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सोशल जस्टिस, सोशल थ्योरी लिखा है जस्टिस। ये तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सिंपल कि देखिए हर एक जो वर्कर है, चाहे वो कोई भी लेबर हो, उनके सबके अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो वर्कर है उनको एटलीस्ट एक बेहतर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको देनी चाहिए, उनके पास भी ये अधिकार है। तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर जो है कंपनी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, बाकी जो जरूरत है उनकी वो पूरी फुलफिल करें। सो दिस बेस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस थ्योरी। ठीक है। इसमें एक और है पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग का मतलब होता है कि इन जनरली ये नेचर होता है, स्वभाव होता है, कोई भी ओनर होगा, जो मैनेजर होगा कंपनी का, या जो कंपनी होती है, वो कोशिश करती है कि जो वर्कर है या किसी भी रूप में उनका एक्सप्लोरेशन हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि उनको कम पैसे देकर के ज़्यादा काम कराना, इस प्रकार को मतलब एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर सरकार का काम होता है इंटरवीन करके, जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है उनके द्वारा किसी भी रूप में, इस प्रकार से कि जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो कम से कम जो उनके वर्कर हैं उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए और उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर प्रोवाइड करें। उसको हम पॉलिसिंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है सीएसआर। सीएसआर कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इसमें जो प्लेकेटिंग थ्योरी है उसको एक बार और समझा दीजिए। प्लिकेटिव मतलब प्लीज करना। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई भी फेस्टिवल हुआ, दिवाली है, ईद है, या कोई भी फेस्टिवल हुआ, उस पर उस दिन स्पेशली जो वर्कर होते हैं उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देना, कुछ ऐसा कुछ करना, स्पेशली उनको प्लीज करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक सही से व्यवहार रहे उनका, जो वर्कर है सही से काम करें, उनको बीच बीच में कुछ कुछ ना कुछ देते रहना, रिवार्ड वगैरह देते रहना, ताकि उनका मन बना रहे। ये जनरली किया जाता है, कहीं कहीं पर आप जॉब करेंगे तो ये जो तरीका होता है, ओके सर। बेनिफिट हम देते हैं उनको, कुछ रिवार्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं। ओके, उनको मोटिवेट करते रहते हैं लगातार, है ना, यस प्लीज सर। करना उनको, है ना, तो उनको बोलते हैं प्लेबिलिटी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। ओके, क्या होता है बताइए please। मतलब हर कंपनी का ऐसा नियम है कि हर कंपनी को एटलीस्ट अपने हम्म। जो उनका एनो हम्म। इनकम होता है उसका 2% खर्च करना होता है कम्युनिटी सोशल, उसके लिए, सोशल कॉज के लिए। ओके, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। देखिए कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्चुअली सर इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री लगाई जाती है हम्म, उनके थ्रू जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है तो इंडस्ट्रीज की कुछ इन्वायरमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। इस चीज को लेकर जो है ये रूल लाया गया है कि कम से कम जो उनकी इनकम है, हम्म। पिछले 3 साल में हम्म। उन्हें जो इनकम है उनकी, उस हम्म। पे उनको 2% जो है सीएसआर के रूप में दिया जाता है। इसका पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू और विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं के थ्रू इसको पब्लिक हित में लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही बोला।
CSR का मतलब ये काइंड ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव होता है, सरकार के द्वारा बनाया गया, क्योंकि जितनी भी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उनके द्वारा जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या वाटर पोल्यूशन होता है, उनके कंपनी से बहुत सारा पानी निकलता है, वाटर पोल्यूशन होता है ना। इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को, आसपास के इन्वायरमेंट को। ओके। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो CSR के माध्यम से, जो कंपनी जो है जिनके 3 साल हो जाते हैं, तो उनको एक क्राइटेरिया होता है, सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट 2013 का। उसमें देखा जाता है कि जिस कंपनी का जो टर्नओवर, जो नेट वर्थ अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर टोटल 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट उसके लिए वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो इस थ्रेशोल्ड के, इस लिमिट के अंदर अगर आएंगे, तो उनको फिर CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। और CSR कमेटी के माध्यम से जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें उनको 2% जो है उसको स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे कि किसी के लिए भी, जैसे मान लीजिए जो आसपास गांव है, तो चूंकि अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो काफ़ी बड़ी रहती है उस एरिया में, तो आसपास के 1-2 गांव है, उनके लिए काम करना, उनके एजुकेशन के लिए या फिर हेल्थ के लिए, या उनको वाटर पहुंचाना, है ना, सैनिटेशन के लिए, या फिर इन्वायरमेंट को लेकर के। बाकी फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ तो, कि मैं यहाँ पे राउरकेला में हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली स्टील प्लांट है बहुत बड़ा। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट पता ही होगा, सेल का। तो उनके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, CSR एक्टिविटी। ओके, तो उनसे एक बार मेरा मेरा मिलना हुआ, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे। तो अभी कॉलेज के अंदर मेरे ना, उनके द्वारा दो हॉस्टल बनाए गए, 2 गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज हॉस्टल, अंडर द CSR एक्टिविटी। उनका जो वो MOU था, उसमें मैंने पढ़ा, तो CSR एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने ये प्रोवाइड किया, मतलब अलग से ऐसा कुछ पैसा ऐसा नहीं देना पड़ेगा कॉलेज को, उन लोगों ने CSR एक्टिविटी के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी आसपास, जैसे मान लीजिए जो भी उनको पता है कि यहाँ आसपास क्या दे सकते हैं वो, विलेज में या आसपास के जो कुछ एरिया होता है वहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करना है, या एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, या हेल्थ के लिए, तो कुछ ना कुछ उनको अपने 2% जो लास्ट 3 ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट होता है उसका स्पेंड करना पड़ता है CSR एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो ये CSR सभी कंपनियां करती है, जो जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करेगी, एप्लीकेबल होंगी CSR एक्टिविटी के लिए अंडर सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट 2013। क्लियर है? हम्म। सर वो सर लिमिट क्लियर। कितना होता है? मतलब वो प्रॉफिट कितना होने से तब वो CSR कमेटी करनी पड़ती है? नहीं, देखो प्रॉफिट नहीं होता उसमें, ये देखा जाता है कि मतलब प्रॉफिट होगा अगर 5 करोड़ से ज्यादा है कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो फिर वो CSR इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, वो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबिलिटी होगी CSR के लिए। या टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज्यादा है, और नेट वर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो। ठीक है। सर इसमें जो पिछले 3 साल का देखा जाता है, तो हम्म। पिछले 3 साल के प्रॉफिट पे देना पड़ता है ना? हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट पे देखेंगे, कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए कंपनी को, जैसे कोई कंपनी स्टार्ट हुई, तो देखो कंप्लीशन ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो एप्लीकेबल होगी इसके लिए, थ्रेशोल्ड के मतलब वो एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी CSR एक्टिविटी के लिए। इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि जो कंपनी 3 साल कर लेगी, या उसके 3 साल फाइनेंशियल हो जाएंगे, तो फिर वो एप्लीकेबल होगी CSR एक्टिविटी के लिए। फिर देखा जाएगा उसकी कितनी नेट प्रॉफिट है, टर्नओवर कितना है, उसके आधार पर। तो उनको जो भी प्रॉफिट होगा 3 साल में, उनको उसके हिसाब से स्पेंड करना पड़ेगा। सी बहुत सारे इसमें भी लूपहोल्स होते हैं, अगर देखा जाए तो, करने को लूपहोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, कंपनियों के बड़े बड़े NGO होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से पैसा को इधर उधर कर लेते हैं, बहुत ही कम खर्च करते हैं। जो बड़ी कंपनी है उसके बहुत सारे NGO चल रहे होते हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वहाँ से जो है पैसा उस NGO को दे दिया, और वो NGO काम करता है एजुकेशन के लिए ट्राइबल एरिया में। वो कितना खर्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब ज़्यादा हो नहीं पाता। इस तरीके से पैसे को वो करा सकते हैं। बट स्टिल ये मतलब रूल है, मतलब ये कानून बना हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडीज, उसको ISO बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से लिखना है, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्डाइजेशन बीच में नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, कई बार फुल फॉर्म आता है। ISO क्या है? ISO मतलब होता है सर्टिफिकेशन। इसके माध्यम से गाइडलाइंस दी जाती है, टूल्स प्रोवाइड की जाती है संस्थाओं को, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, काम करती है गुड एंड सर्विसेज। तो जो कोई प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ओके, कोई भी सर्विस दे रही होती है, तो उनको पता होता है कस्टमर को स्पेशली कि अगर वो ISO सर्टिफाइड है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी उस प्रोडक्ट की, सर्विसेज की बेहतर होगी। ठीक है, उसके लिए हर कंपनी चाहती है कि उस पर, उसके प्रोडक्ट पे ISO सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि उसकी अच्छी इमेज क्रिएट हो होकर मार्केट में जाती है, और जो कंज्यूमर होंगे, कस्टमर होंगे, उसको परचेज करेंगे, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है। तो उसके द्वारा, ISO के द्वारा कुछ गाइडलाइंस, कुछ टूल्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्थाओं को,
तो उसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज को इंश्योर करते हैं विद गुड क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं उनको। देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, याद रखना। और इसको स्टार्ट किया गया था 1947 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। ठीक है, जिसमें यहाँ पर कुछ लिखे हैं, स्पेशली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ISO 26000 में आएगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ISO 14001। ये कुछ और भी होंगे वहाँ पर, नोट्स में ऊपर पढ़ लेना। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट है 6 सिग्मा। व्हाट इज 6 सिग्मा? आप बोलिए कोई। हाँ, बताइए 6 सिग्मा कैसे नोट्स क्या डिफरेंस होगा? ये एक सर सिस्टम है जो एक कंपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए वो अपने आप में जो लिया जाता है प्रोसेस फॉलो। ओके, सो ये टेक्निक है या टूल बोल सकते हैं, इसके माध्यम से हम लगातार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाते हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हैं कोशिश करते हैं उसमें डिफेक्ट ना हो। क्योंकि कोशिश क्या मतलब, कोशिश किया जाता है कि 99.9996% जो है वो उसमें डिफेक्ट फ्री हो। ठीक है, सही प्रोडक्ट निकल के आए। 6 काइंड ऑफ टेक्निक होती है जिसका हम यूज करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए और ओवरऑल उसको प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, आउटपुट बेहतर क्वालिटी फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसको हम 6 सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, कोशिश की जाती है कि कम से कम समय लगे और कम पॉल्यूशन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं तो कितना भी टाइम ले लो, और क्वालिटी अच्छी बनानी है तो बहुत ज़्यादा आप उसमें टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है या कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो सब चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। उसको 6 सिग्मा बोला जाता है। दूसरा यहाँ पर केजन है, ये जापानीज टेक्निक है। ये ये काइंड ऑफ कल्चर का हिस्सा बनता है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पर मान लीजिए कार बन रही है जापान में, तो वो पूरी की पूरी जो कार इंडस्ट्री होगी या जो कंपनी होगी, वहाँ पर केजन जो है फॉलो किया जाएगा इन एवरी एस्पेक्ट। इवन जो एम्प्लॉय होंगे वो भी उसको फॉलो करेंगे। 6 सिग्मा का फोकस केवल प्रोडक्ट पे होता है, जनरली अगर हम देखें तो ये ज़्यादा ओरिएंटेड है प्रोडक्ट को अच्छा बनाना। ओके, लेकिन जो केजन टेक्निक है, जो जापानीज ओरिजिन है, जो इसको फॉलो किया जाता है थ्रू आउट द कंपनी, या जो एम्प्लॉय है सिंगल एम्प्लॉय भी उसको पार्टिसिपेट करेगा, फॉलो करेगा। इसका फोकस होता है कि लगातार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आए हर एस्पेक्ट में, नॉट ओनली इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में फोकस की जाती है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, टाइम लगता है। और जो 6 सिग्मा होता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट देता है, जल्दी देता है, क्योंकि इसका हमारा फोकस होता है इसमें प्रॉफिट कमाना होता है। बेसिकली ये वेस्टर्न ओरिजिन है, तो ऑफकोर्स हमेशा वो जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है उनकी। क्लियर है दोनों, केजन और 6 सिग्मा? ये जापानीज यस ओरिजिन सर, है, यस सर। ओरिजिन है। ठीक है, इसका फोकस होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, डिफेक्ट फ्री बनाना। इसका काम होता है कि प्रोडक्ट को बेहतर बनाना, लेकिन साथ साथ ये उनके कल्चर का हिस्सा बन जाता है संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो लंबे समय तक उसको फॉलो करें हर चीज़ में, नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन ऑल द प्रोसेसिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिंगल एम्प्लॉय इन द प्रोसेस, क्वालिटी को इंश्योर करना, क्योंकि लगातार हर चीज़ में पॉसिबल इंप्रूवमेंट लाना, तो पेजिंग कर लेते हैं। 6 सिग्मा मैथोलॉजी के अंदर दो मेथड्स होते हैं। अब ये एक तो मतलब मैथोलॉजी है DMAIC और DMADV। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बताइए। इसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जाता है डी मैक में, और इसमें डिजाइन को फिर वेरीफाई कर दिया जाता है, ये अंतर है बस। हम्म, देखो DMAIC में क्या इसमें होता है कोई भी प्रोडक्ट, बोलो बोलो। सर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको पहले डिफाइन किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और जिसमें क्या है, इसमें डिफाइन करके, मेजर करके, एनालिसिस करके, इसमें डिजाइन और वेरीफाई किया जाता क्या डिफरेंस हुआ फिर? देखो इसको समझो, है। DMAIC। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है कंपनी का, उसको लेके है। ठीक है, ओके। और एनीबडी? किसी को पता है तो बताओ, यहाँ पढ़ लो, पढ़ के बताओ क्या।
डिफरेंस? एनीवन? सर इसमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक तो है, एक तो न्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है और दूसरे हम्म, में वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को फिर से इम्प्रूव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है एक्सप्लेनेशन। जो डीएमएआईसी होता है इसमें डिफाइन डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा काम ये है ना कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम क्या है। ओके, मेजर करेंगे उसको, फिर एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण है, क्या कॉज है, उसको आइडेंटिफाई करना, वो आपका एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है, वन सेकंड, डिफाइन मेजर एनालिसिस। फिर इम्प्रूव करना, इम्प्रूव का मतलब क्या हुआ कि उसी में इम्प्रूव लाना। ठीक है, जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है उसी में हम बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। फिर हम कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब यहाँ पर हम मेंटेन करना। जैसे कि मान लीजिए अब कोई प्रोडक्ट बन गया है, डिफेक्ट फ्री है, तो उस अब वो ऐसा नहीं है कि उसमें केवल 10 प्रोडक्ट ऐसे निकल के आए जो कि सही है, फिर बाद में दोबारा से डिफेक्ट आना शुरू हो गया, तो उसको हम कंट्रोल करना पड़ता है, मेंटेन करना होता है पूरा प्रोसेस को, कि बेहतर प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं, निकलते हैं। उसको बोलते हैं कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि बोथ आर डेटा ड्रिवन अप्रोच, दे आर यूज्ड फॉर द इम्प्रूव प्रोसेस। ठीक है, वो तो बात ठीक है दोनों के लिए। अब डीएमए डीबी में क्या होता है कि यहाँ पर हम डिजाइन दूसरी लेते हैं। जब हमको पता होता है कि यहाँ पर ये डिफेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कारण ये है, दिस दिस इज द कॉज ऑफ डिफेक्ट, तो वहाँ पर हम नई डिजाइन डेवलप करते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। एन इम्प्रूवमेंट इज सिस्टम यूज टू डेवलप न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट एट अ 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन हम यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर हमारा जो पॉलिसी बना हुआ एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को हम बेहतर करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, आप उसमें बदलाव करना है, चेंज करना है, तो प्रोसेस में हमको बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो आपका डीएमए डीवी के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है डनलप सिस्टम थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हम इसको पढ़ते हैं, डनलप थ्योरी। डनलप के द्वारा अप्रोच दिया गया 1958 में। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं ना, ये कैसे गवर्न होते हैं। इनके द्वारा बताया कि गवर्न होते हैं थ्रू दी वेव ऑफ रिलेशन, वेव ऑफ रिलेशन, वेव ऑफ सॉरी रूल, वेव ऑफ रूल के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है किसका, ए टी एम पी आई, एटीएम पी आई, ऐसे याद कर लेंगे। ए का मतलब होता है कि एक्टर, एक्टर माने क्या। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, तो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से एक्टर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर, जैसे गवर्नमेंट है, कोई इंडस्ट्री कहीं पर लगी है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट है। ओके, बाकी एजेंसी जो हो सकती है वो उसका हिस्सा होगी, वो सभी स्टेक होल्डर एक के अंदर आएंगे। ये का मतलब होता है एक्टर्स। टी का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, वर्क प्लेस, जहाँ पर काम किया जा रहा है, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ की जो कंडीशन कैसी है, वहाँ वहाँ की तो किस टाइप का वर्क है, वो सभी चीज़ें आपकी आएगी टी के अंदर, टेक्नोलॉजी। एम का मतलब होता है मार्केट, मार्केट वहाँ पर मार्केट किस टाइप का है, मतलब मोनोपोली है या मार्केट कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है, कि उस टाइम पे क्या स्थिति है मार्केट की। ठीक है, वो सभी चीज़ें आपकी मार्केट के अंदर है, क्योंकि ये सभी के सभी फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन आर। ये दिस द फंक्शन ऑफ एटीएम पी आई। अब इसमें पी पी का मतलब होता है पावर, पावर माने जहाँ पर वर्कर काम करेंगे, ट्रेड यूनियन भी होगा, वो भी इन्फ्लुएंस रखता होगा, मैनेजमेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, बाकी एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, सो दे हैव द पावर, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है इसमें। और नेक्स्ट है आई, आई मतलब होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है कि लोगों की सोच जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर अभी फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट इस पर, स्टार्टअप पर, और जो लोग स्टार्टअप करेंगे, जो स्टार्टअप की ऐसी कंपनी खोलेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों की जो इंडस्ट्री है और जो गवर्नमेंट है, दोनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है। उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी, मतलब बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए दोनों की एक्टर्स के बीच। तो वो निर्धारित करता है रूल को, वे ऑफ रूल को, या जो रिलेशन है वो इन 5 फैक्टर से बनता है, ए टी एम पी आई, टेक्नोलॉजी, मार्केट, पावर, आइडियोलॉजी, एक्टर। समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ सर। ठीक है, वही यहाँ पर उनके इसमें बनाया गया है।
नेक्स्ट है इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मतलब 90% क्वेश्चन आता है इस कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। देखिए इंडस्ट्री के अंदर वर्कर है और एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके बीच में एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि बेसिकली निगोशिएशन करना, क्योंकि कंपनी हमेशा चाहती है प्रॉफिट ज़्यादा हो और एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो दोनों की बातें नहीं मान सकते ना, तो कहीं के बीच में हमको निगोशिएट करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो निगोशिएशन के माध्यम से आती है, तो निगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, ओके, वो निर्धारित करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, बाई पार्टाइड प्रोसेस, इसका मतलब क्या होता है कि द्विपक्षीय निकाय है। एग्जाम में आया है कई बार कि त्रिपक्षीय ट्राईपार्टाइट है कि बाईपार्टाइट है, तो याद रखना है द्विपक्षीय निकाय, इसके बीच में दो लोगों के बीच में, एक आपका एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 में सोशल डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल डिफेंस क्या होता है, कोई बोलिए। आई नीड रेस्ट फॉर 10 सेकेंड। सोशल डिफेंस फोकस करता है सर वेलफेयर और मार्जिनल सेक्शन पे, उनको किस प्रकार एम्पावर किया जाए, उनको किस प्रकार डेवलप किया जाए, सपोर्ट किया जाए उनका सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। ओके, और एनीबडी। सर ये एक प्रकार से नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव होता है, जैसे कि वायलेंट नहीं होता है इसमें, उसके थ्रू बिना विदाउट वायलेंस के सपोर्ट किया जाता है सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन्स हैं, ड्रग एब्यूज हैं, इस तरह के जो अदर प्रिजनर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इन लोगों को जो है एक सिक्योरिटी दी जाती है, उसी के अंदर इसको लाते हैं। ठीक है, ये जो सोशल डिफेंस आपका ये है सर एक ये सोशल डिफेंस लीगल जस्टिस नहीं है, सिस्टम नहीं है। कैसा है, क्या बोल रहे हैं लीगल दोबारा। जस्टिस सिस्टम नहीं है। लीगल जस्टिस सिस्टम नहीं है, नहीं। हाँ ठीक है। देखो इस सोशल डिफेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि नॉन वायलेंट तरीका होता है, जैसे कि मिलिट्री डिफेंस होता है ना, मिलिट्री डिफेंस का होता है कि किसी के द्वारा कोई गलत काम किया गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग जैसा उसका क्राइम है, ठीक है। लेकिन इसमें सोशल डिफेंस के अंदर बहुत सारे एरिया होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिजनर्स हैं, तो प्रिजन जेल में जो लोग रहते हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। इसका फोकस ये नहीं होता है कि डायरेक्टली हम लोगों को पनिश करें, जिसके द्वारा जो भी कृत किया गया, कोई भी क्राइम किया गया तो वो तो रहेगा ही, लेकिन कोशिश की जाएगी उसको रिहेबिलिटेट करना, ताकि दोबारा सोसाइटी के अंदर वापस आए तो वो रहे, सोसाइटी का हिस्सा बन के रह पाए, ना कि और बड़ा क्रिमिनल बन जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों के द्वारा क्राइम किया जाता है, डिलिक्वेंसी ये बोल सकते हैं, उनके द्वारा कोई क्राइम करते हैं तो वो उनको कहाँ रखा जाता है, ना कि जेल में रखते हैं, उनको रखते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल बच्चे ही होते हैं। अगर उनको हम डायरेक्टली जेल में डाल देंगे तो वहाँ रह के और बड़े वो क्रिमिनल बन जाएंगे, है ना, तो सोसाइटी में दोबारा रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसका जो फोकस होता है ये एक नॉन वायलेंट तरीका है, जैसे गांधी जी बोलते हैं, उनका एक प्रिंसिपल है कि हेट द सिन नॉट अ सिनर, हेट मतलब जो अपराध अपराध है उसको आप हेट करिए, ना कि अपराधी को, क्योंकि अपराधी तो ठीक हो सकता है, उसको अगर हम सही से प्रोटेक्ट करेंगे, सही से उसको रिटेट करेंगे तो वो आम इंसान की तरह वापस सोसाइटी में आकर रहेगा। ओके, तो उस पर ये सोशल डिफेंस उस फंक्शन उस प्रिंसिपल पर काम करता है कि बजाय हम क्रिमिनल को डायरेक्ट पनिश करें, इट इज़ बेटर कि हम उसको प्रोटेक्ट करें सोसाइटी में वापस लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एरिया में काम करता है सोशल डिफेंस, जैसे कि ड्रग अब्यूज है, ओल्ड बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर के, बैगरी है, HIV एड्स अफेक्टेड लोग होते हैं, ट्रैफिकिंग प्रोविजन सर्विसेज के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, तो ये जो ये इशू है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो प्लीज इनको ध्यान रखना, इनको याद कर लेना सभी को। ओके, इसको 1948 में इसको UN के द्वारा अडोप्ट किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बताइए।
सर ये एक पूरा सिस्टम होता है जो कि लीगल तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और उसके बाद पूरा प्रोसीजर होता है इसका, इसमें रूल्स लिमिटेशंस होते हैं, और इसी के अंदर क्रिमिनल लॉ, जज, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी बिल्कुल वो उसके कंपोनेंट है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब है लीगल एक सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसका काम होता है कि जो भी क्रिमिनल लॉ है, कानून बने हैं, उनको इन्फोर्स कराना अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी लॉ है, रूल्स रेगुलेशन जो है, उस जो लिमिटेशंस है उसको फॉलो करना, प्रोसेस को फॉलो करना, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को कंट्रोल करना। ये आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम होता है। तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट है, मतलब पुलिस जो है, पुलिस का काम क्या होता है कि लोगों को अरेस्ट करना, अगर गलत काम किया है, एविडेंस कलेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ओके, ऑफेंडर्स को अरेस्ट करना, ये सभी काम होते हैं। लो कानून जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी होती है, पुलिस होती है। प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है? वो लॉयर होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट को डिपेंड करता है। और डिफेंस लॉयर होता है जो कि अ, जो भी पर्सन है, ओके, उसकी तरफ से होता है। डिफेंस लॉयर डिपेंड करता है एक्यूज्ड को अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोर्ट का काम होता है कि दोनों की बात सुनना, फिर फाइनल वर्डिक्ट देना। और और लास्ट में एक चीज़ और आती है, वो है करेक्शन। करेक्शन मतलब जैसे कि जेल है, जो करेक्शन हाउस और कुछ हो सकता है, प्रिजन हो सकता है, या कभी कभी प्रोविजन पे लोगों को रखा जाता है पेरोल पे। इट कैन बी आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी आल्सो हो सकती है। तो करेक्शन उसको बोलते हैं, मतलब या जेल में रखा जाएगा, कहीं पर भी रखा जाएगा किसी के द्वारा, अगर वो कमिटेड का उसके द्वारा कोई भी क्राइम किया गया, वो कन्विक्टेड पाया गया तो। सो दीज आर द बॉडी, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: पुलिस, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस लॉयर, कोर्ट, और जेल, या उसको करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेंस लॉयर हो गया, कोर्ट हो गया, करेक्शन हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर जो एग्जाम में आती है वो है प्रोविजन और पेरोल। ओके, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, बताइए। सर प्रोविजन होता सर है जो प्रोविजन कोर्ट कोर्ट में दिया जाता है प्रोविजन। और पैरोल दिया जाता है जो जेल में बंदे को उसका डिसिप्लिन देख के दिया जाता है, उसका जो अफसर होता है वो देता है पैरोल। सर उसका प्रोबेशन में जैसे डिसिप्लिन अच्छा अपराधी रहेगा होता है उसकी। उसको पूर्ण पूर्ण माफ मतलब पूर्ण माफी दे दी जाती है प्रोबेशन में। अगर वो 21 साल से कम का कोई हम्म, अपराधी है तो उसको पूर्ण माफी हो जाती है। और 21 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा मिले तो उसको भी प्रोबेशन मिलता है, लेकिन अगर उसका अपराध 2 साल से ज्यादा ना हो तो उसको प्रोबेशन में छोड़ दिया जाता है, पूर्ण माफी दे दी। तो पैरोल में क्या है कि जैसे उसको सजा है उसका कुछ भाग उसको माफ हम्म, कर दिया जाता है और टाइम टू टाइम उसको छोड़ दिया हम्म, जाता है कि जो है। लेकिन अगर वो बाहर बाहर उस तरीके का अच्छा व्यवहार हम्म, नहीं करता है हम्म, तो उसको फिर से जो है जेल में डाल दिया जाता है। जैसे संजय दत्त को टाइम टू टाइम पे पैरोल दिया जा रहा था क्योंकि हम्म। उनका व्यवहार जेल के अंदर अच्छा रहता था, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम छोड़ा जाता था। ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रोविजन पेरोल हो गया। फर्स्ट ऑफेंडर को प्रोविजन मिलता है। देखो, प्रोविजन जनरली उनको ही मिलता है जिनके द्वारा कोई छोटा मोटा क्राइम किया जाता है ना, उनको फाइन वगैरह लगा कर छोड़ दिया जाता है कमिटी वापस। जैसे कोई पहली बार कोई क्राइम करेगा, छोटा मोटा क्राइम करेगा, उसके लिए उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। हाँ, भले ही उनके द्वारा क्राइम किया गया एज पर द लॉ, दे विल बी पनिश्ड, बट उनको फाइन लगाना या थोड़ा बहुत जो रहता है उनको रखा जाता है कमेटी के अंदर। एक कमेटी में रह करके कुछ कुछ कंडीशंस होती है, उनको फॉलो करना होता है। लगातार सुपरविजन में रहेंगे आप, और जेल जो प्रिजनर है उसमें। और आपको टाइम टू टाइम जो है, और बाकी जो भी जैसे किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया, ड्रग या टेस्टिंग या कुछ भी पाया गया, तो आपको उन सभी चीज़ों से दूर रहना होगा, अदरवाइज फिर आपको जेल में रखा जाएगा। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, वो आपका प्रोविजन होता सर प्रोविजन जो होता है, क्या इसमें जेल होती है? मुझे तो जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है कि इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए इसमें जेल नहीं होती है, बाहर से ही शर्त के आधार पर छोड़ दिया जाता है। नहीं, तो मैंने नहीं बोला बोला कि जेल में, जेल नहीं होती है, वो कमेटी में रखा जाता है। सब देयर सेंटेंस इन द कमेटी, कोर्ट के द्वारा बोला यस जाएगा। सर, यस। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा क्राइम किया गया उसके द्वारा, तो उसमें जेल कैसे होगी? तो अब चूंकि क्राइम है, एज पर द लॉ उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो फाइन भी होगा, और उसको जो है उसके सेंटेंस दैट विल बी इन द कमिटी, बट स्पेसिफिक अच्छा। कंडीशन। मतलब ऐसा भी नहीं है कमिटी में रहेगा तो फ्री है वो। अगर वो मान लीजिए कि कुछ भी ऐसा क्राइम कर रहा है, तो फिर उसको